गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं रसायन के अंतर्गत हाइड्रोजन के यौगिक के अंतर्गत हम देख रहे हैं जल के बारे में पढ़ते हैं आज, जिसको वाटर कहते हैं। आइए जल का परिचय जानते हैं। इसका जल का जो अणुसूत्र है, जल का अणुसूत्र H2O और अणुभार है अणुसूत्र H2O यानी दो परमाणु हाइड्रोजन का और एक परमाणु ऑक्सीजन का मिलकर ये बना है H2O, और इसका अणुभार है 18, जिसमें 16 ऑक्सीजन का होता है और 2 हाइड्रोजन का है। तो इस प्रकार इसका अणुभार जो है वो 18 हो जाएगा। आइए इसका परिचय जान लेते हैं। समस्त जीवों का बृहद भाग जल से निर्मित होता है। इसमें मानव शरीर में जल लगभग 65% होता है, 65%। और कुछ वनस्पतियों में जल लगभग 95% होता है। सभी सजीवों के लिए जल बहुत ही आवश्यक होता है, और इसके अंतर्गत हम ये भी देख लेते हैं कि जल एक सार्वत्रिक विलायक है। जल एक सार्वत्रिक विलायक है। पृथ्वी के सतह पर जल का वितरण एक समान नहीं है। अलग अलग जगह पर जल का वितरण अलग अलग प्रकार से है। ये वितरण असमान रूप से इसमें दिया हुआ है। उसके पश्चात में ये जीवधारियों को जीवित रखने के लिए एक आवश्यक यौगिक है। जीवधारियों को जीवित रखने के लिए, जीवधारियों को जीवित रखने के लिए एक महत्वपूर्ण यौगिक है। महत्वपूर्ण यौगिक है, और पृथ्वी पर इसका वितरण एक समान नहीं है। अलग अलग जगह पर इसका वितरण अलग अलग प्रकार से रखा हुआ है ये। और उसके पश्चात में हम अब इसका जल के भौतिक गुणों के देख लेते हैं। कौन कौन से भौतिक गुण हैं जल के? भौतिक गुण, जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन द्रव है। रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन द्रव है ये। और संघनित प्रावस्था में, संघनित प्रावस्था जिसमें ठोस एवं द्रव, इस अवस्था में इसको हम संघनित प्रावस्था कहते हैं, जिसमें ठोस और द्रव आते हैं ये। इसके अंतर्गत इसमें जल के असामान्य गुण पाए जाते हैं, अर्थात इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इस हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इसके पश्चात इसी वर्ग के जो अन्य हाइड्राइड्स हैं, जैसे इसी वर्ग के यानी 16वें वर्ग के, इसी वर्ग के अन्य हाइड्राइड्स, अन्य यौगिक जैसे H2S एवं H2SE, ये इनकी तुलना में जल की विशिष्ट ऊष्मा, क्वथनांक एवं गलनांक, जल की विशिष्ट ऊष्मा, गलनांक और क्वथनांक, और उच्च वाष्पन अवस्था, उच्च संलयन वाष्पन और हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं।
जो इस वर्ग के अन्य जो हाइड्राइड्स हैं जैसे H2H है और H2SE है, उसमें इस प्रकार के गुण नहीं पाए जाते जो कि जल में पाए जाते हैं। उसके पश्चात में इसकी तुलना में और इसमें और विशिष्ट गुण पाए जाते हैं। वो विशिष्ट गुण हैं इसका उच्च पैराविद्युतांक अंक इसके उच्च होते हैं, विशिष्ट ऊष्मा उच्च होते हैं, और इसके अलावा इसके पृष्ठ तनाव और द्विध्रुवी आघूर्ण भी इसमें उच्च पाया जाता है, जो कि इस वर्ग के जो अन्य यौगिक हैं 16वें वर्ग के अन्य यौगिक जैसे ये H2S और H2SE, इसमें इस प्रकार के गुण नहीं पाए जाते, अर्थात इसमें द्रव में विशिष्ट गुण पाए जाते हैं। उसके पश्चात में ये इसी कारण जीवमंडल में जल का विशिष्ट स्थान रखा गया है। इसके बाद में हम जल की उच्च वाष्पन ऊष्मा, जल की उच्च वाष्पन ऊष्मा, उच्च वाष्पन ऊष्मा और उच्च ऊष्माधारिता और उच्च ऊष्मा धारिता, उच्च ऊष्माधारिता जीवों के लिए, जीवों के शरीर तथा जीवों के शरीर तथा वायुमंडल के ताप के लिए उत्तरदायी होता है, उत्तरदायी होता है। ये इस प्रकार से जल के विशिष्ट गुण के अंतर्गत आते हैं ये। उसके पश्चात में इसमें एक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो इसी वर्ग के अन्य यौगिक में जैसे 16वें वर्ग के अन्य यौगिक में इस प्रकार के हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता, तथा इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ये इसके महत्वपूर्ण भौतिक गुण हो गए। अब आते हैं हम इसके जल की संरचना के संबंध में। जल की संरचना इसको देख लेते हैं। जल की संरचना। जल एक बंकित अणु है, जल एक बंकित अणु है और इसमें आबंध कोण, जल एक बंकित अणु है और इसमें आबंध कोण 104.5 एंगस्ट्रॉम होता है और OH बंध की दूरी, OH बंध की दूरी 95.7 पिकोमीटर होती है।
इसकी संरचना को देख लेते हैं, किस प्रकार इसकी संरचना है। ये ऑक्सीजन परमाणु पर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और ये हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ये हाइड्रोजन, ये कोण का मान है 104.5 एंगस्ट्रॉम और ये बंध की लंबाई है OH बंध की लंबाई 95.7 पिकोमीटर ये है, जिसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। इसके पश्चात में इसके ध्रुवित अणु डेल्टा माइनस ये 2 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े हुए OH और ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा माइनस और ये इसके ध्रुवित अणु कहलाता है। ये ध्रुवित अणु और उसके बाद में संकरण अतिव्यापन जो संरचना है वो इस प्रकार से होगी। ये 2 हाइड्रोजन परमाणु, ये इस प्रकार से, और बीच में ये ऑक्सीजन परमाणु है। ये इस प्रकार से, ये संकरित कक्षक संकरित अवस्था है। ये कक्षक संकरित अवस्था, ये इस प्रकार इसकी संरचना पाई जाती है। जल एक बंकित अणु है, इसके आबंध का कोण 104.5 एंगस्ट्रॉम और इसके OH बंध की लंबाई 95.7 पिकोमीटर होता है और ये इसकी ध्रुवित अणु है और ये उसका कक्षक संकरित अवस्था कहलाता है। तो ये इसकी संरचना हो गया। अब उसके पश्चात में हम आते हैं जल के दूसरे रूप के बारे में आते हैं, जिसमें बर्फ के बारे में देखते हैं। जल का क्रिस्टली प्रारूप या क्रिस्टली रूप बर्फ है।
एक जल का क्रिस्टलीय रूप बर्फ है और ये वायुमंडलीय दाब पर बर्फ का क्रिस्टलीय वायुमंडलीय दाब पर बर्फ का क्रिस्टलीय षष्ठकोणीय आकृति के रूप में होता है। षष्ठकोणीय के रूप में होती है। उसके पश्चात में इसका जो न्यून ताप पर इसकी संरचना घनी रूप में होती है। उसके पश्चात हम आते हैं डिटेल में बर्फ की झीलों पर शीतकालीन में शीतकाल में झीलों के ऊपरी सतह पर बर्फ की सतह जम जाती है। इसका कारण थर्मल इंसुलेशन के कारण होता है। जिससे झील के नीचे झीलों के नीचे सतह पर जलीय जीव जंतु जीवित रहते हैं। इसके बाद में इसके संरचना को आगे बढ़ाते हैं तो ये पाएंगे कि एक ऑक्सीजन परमाणु, बर्फ की संरचना जो होती है एक ऑक्सीजन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणु से घिरा हुआ पाया जाता है और इसकी संरचना जो होती है पिंजड़ीनुमा होती है, खुली पिंजड़ीनुमा रचना होती है और इसका घनत्व तो जल से कम होता है, इसलिए बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता नजर आता है ये। और जैसे ही बर्फ पानी में बदलता है तो ये पिंजड़ीनुमा संरचना टूट जाता है और टूटने के वजह से इसका घनत्व जो है वो अधिक हो जाता है। इस प्रकार ये बर्फ की संरचना हो गई। इसके बाद आते हैं इसके गुणों के बारे में, रासायनिक गुणों के बारे में। कौन कौन से महत्वपूर्ण रासायनिक गुण हैं उसको देख लेते हैं। रासायनिक गुण, पहला
जल एक उभय गुणी है, उभय गुणी है, अर्थात जल अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है, अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है। ये अमोनिया के साथ में अम्ल की तरह और H2S के साथ में क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। तो ये इसलिए जल एक उभय गुणी कहलाता है, अर्थात अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये अमोनिया के साथ में अम्ल की तरह और H2S के साथ में क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। इसके बाद इसका रासायनिक समीकरण को देख लेते हैं। हाँ, तो बच्चों हम पढ़ रहे थे जल के रासायनिक गुण, जिसमें उभय गुणी उभय धर्मी प्रकृति को ये बताता है। यहाँ पर थोड़ा सुधार लेते हैं बच्चों। ये झील की ऊपरी सतह पर बर्फ़ की सतह जम जाती है, इसका कारण हमने थर्मो इंसुलेशन के कारण बताया है, जिसके कारण झीलों के बर्फ़ी सतह के नीचे, झीलों के बर्फ़ी सतह के नीचे, सुधार लेते हैं इसको, जिससे झीलों में बर्फी सतह के नीचे जलीय जीव जंतु जीवित रहते हैं। इसका कारण हमने बताया थर्मल इंसुलेशन के कारण ऐसा होता है, ये जिससे जीव जंतु झीलों में बर्फ सतह के नीचे जीवित रहते हैं। ये आइए इसके रासायनिक गुणों में उभयधर्मी प्रवृत्ति को रासायनिक समीकरण द्वारा समझते हैं। रासायनिक गुण में पहला उभयधर्मी प्रकृति, इसको जानते हैं। जल अम्ल और क्षार, जल अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है, दोनों की तरह व्यवहार करता है। इसलिए जल उभय धर्मी प्रकृति का है। अमोनिया या NH3 के साथ अम्ल की तरह, एवं H2S के साथ जल क्षार की तरह व्यवहार करता है। समीकरण के रूप में इसको देख लेते हैं। NH3 प्लस H2O इट इज इक्वल टू, ये बनता है NH4
प्लस OH माइनस आयन। ये इस प्रकार से इसकी क्रिया होती है। और दोनों ये एक्वा रेजिया हैं, एक्वा रेजिया जली जिसको कहते हैं। यहाँ का एक हाइड्रोजन परमाणु इनके साथ में मिल गया तो ये NH4 हो गया, ये धनायन बना लिया, और यहाँ पर OH बचा जो माइनस आयन में कन्वर्ट हो गया। इसी प्रकार से, और ये दोनों, ये है आपका लिक्विड अवस्था और ये है एक्वा रेजिया अवस्था। पहला अम्ल की तरह काम कर रहा है इसमें। व्यवहार जल का। इसके बाद में दूसरा है H2S प्लस H2O, इट इज इक्वल टू, ये बनेगा H3O प्लस HS माइनस। ये इस प्रकार से इसका, ये भी एक्वा, ये भी एक्वा यानी जली, और ये है लिक्विड, और ये भी एक्वा। ये यहाँ पर ये क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है, क्षार की तरह व्यवहार। ये इनके उभय गुणी को बताता है, यानी अमोनिया के साथ जल जो है वो अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है, और H2S के साथ जल जो है वो क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है। तो ये उसका रासायनिक समीकरण है। इसके बाद हम आते हैं इसके दूसरे गुण को, स्वतः अपघटन। जल के स्वतः अपघटन से क्या होता है उसको देख लेते हैं। अगला गुण, दूसरा, जल का स्वतः अपघटन। H2O प्लस H2O इट इज इक्वल टू H3O प्लस OH माइनस आयन। ये जल का स्वतः अपघटन होता है ये, इसलिए ये अम्ल एक, ये क्षार 2, उसके बाद में ये अम्ल 2 और ये क्षार 1। ये जल का स्वतः अपघटन है। ये H2O प्लस H2O इट इज इक्वल टू ये H3O, ये अम्ल के रूप में, और OH माइनस आयन क्षार के रूप में। तो ये जल का स्वतः जल अपघटन हो जाता है। इसके बाद में जल जो है वो उच्च विद्युत घनी यौगिक, उच्च विद्युत घनी तत्व जैसे सोडियम के साथ में क्रिया करके ये हाइड्रोजन मुक्त करते हैं, उसको देख लेते हैं। इसका जो दूसरा गुण है उसको बोलते हैं जल की उपोपचय क्रिया।
उपोपचय क्रिया चयन क्रिया है, चयन क्रिया, जिसको ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसके अंतर्गत देख लेते हैं, जल उच्च विद्युत घनी तत्व जैसे सोडियम के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन अपचयित करते हैं। हाइड्रोजन में करते हैं। इस समीकरण को इस प्रकार देख लेते हैं, ये 2H2O प्लस 2Na इट इज इक्वल टू, इसमें ये बनेगा 2NaOH प्लस H2, 2NaOH प्लस H2, ये इस प्रकार से बनेगा। और ये जो है वो एक्वा रेजिया है, गैस है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड अवस्था में है और ये गैसीय अवस्था में है और ये एक्वा रेजिया अवस्था में है। एक्वा रेजिया मैंने जली, AQ, ये जल की उपोपचयन क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होती है। जल जो है उच्च विद्युत धनी तत्व जैसे सोडियम के साथ में क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं और हाइड्रोजन प्राप्त करने का ये प्रमुख स्रोत है। यह क्रिया हाइड्रोजन प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत है। ये इसका तीसरा रासायनिक गुण। उसके पश्चात आते हैं हम, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है। वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड और पानी दोनों क्रिया करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। इसमें कार्बनिक पदार्थ बनता है और इसमें जो कार्बनिक पदार्थ बनता है वो पेड़ पौधों के भोजन के काम में आता है, इसलिए इसको प्रकाश संश्लेषण क्रिया को ही कहते हैं। और इस समीकरण को इस प्रकार हम देख सकते हैं, चौथा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में O2 ऑक्सीकृत होती है। होता है। समीकरण इस प्रकार से होगा, 6CO2 प्लस H2O इट इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2। ये इस प्रकार की इसकी क्रिया होगी। समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। इसमें संतुलित करेंगे तो ये 6H2O
और 6CO2 और 12H2O। ये इस प्रकार से समीकरण संतुलित हो गया ये, प्लस 12H2O। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ये क्रिया करते हैं तो कार्बनिक पदार्थ बनते हैं। ये कार्बनिक पदार्थ जो है वो पेड़ पौधों के भोजन के काम में आता है, और ये ऑक्सीजन गैस जो निकलती है इस क्रिया में, ये जो है वो जीवधारियों के लिए प्राणवायु के रूप में ये काम करता है। ये सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। क्लोरोफिल के उपस्थिति में ये क्रिया होती है। ये कार्बनिक पदार्थ है। तो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन ऑक्सीकृत होता है ये। उसके बाद में इसकी जो दूसरी अभिक्रिया है उसको देख लेते हैं, वो जल अपघटन अभिक्रिया। जल अपघटन अभिक्रिया में फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ इसकी क्रिया को देख लेते हैं। क्रिया जल अपघटन की क्रिया में इसमें हमने फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को ले लेते हैं, P4O10। ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के दो अणु को हमने लिया है। P2O5 लिख सकते हैं, इसको हमने इस प्रकार लिखा है। उसके पश्चात में ये सॉलिड अवस्था में है, प्लस 6H2O ये लिक्विड अवस्था में। इट इज इक्वल टू ये बनता है आपका H3PO4, 4H3PO4। ये एक्वारेजिया। ये जल का अपघटन हम फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ करते हैं तो हमको H3PO4 ये प्राप्त होता है। इसी प्रकार सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड के साथ भी कर सकते हैं हम, SiCl4 प्लस H2O। ये इनके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये बनेगा आपका 2H2O। इट इज इक्वल टू SiO2 सिलिका के ऑक्साइड SiO2। उसके पश्चात में बनेगा 4HCl। ये एक्वारेजिया इस प्रकार से बनता है ये। और ये सॉलिड है, ये सॉलिड अवस्था में प्राप्त होता है, ये लिक्विड अवस्था में और ये लिक्विड अवस्था में। ये सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को पानी के साथ में क्रिया कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है और HCl प्राप्त होता है। तो ये इसकी जल अपघटन अभिक्रिया हो गई। इसका फ्लोरीन के साथ में क्रिया देख लेते हैं। फ्लोरीन के साथ में इसकी क्रिया किस प्रकार से होती है? फ्लोरीन के साथ यानी हैलोजन के साथ में इसकी क्रिया को देख लेते हैं, क्या बनता है ये। H2O F2 प्लस H2O इट इज इक्वल टू ए बनता है 4HF
प्लस O2। ये इस प्रकार ये बनता है। समीकरण को संतुलित कर लेते हैं तो ये बनता है आपका, ये 2F2 2 दूने 4 और हाइड्रोजन 2 दूने ये 4, ये हो जाएगा ऑक्सीजन 2। तो ये हैलोजन में फ्लोरीन के साथ में क्रिया हमने देखा, हैलोजन में फ्लोरीन के साथ में पानी की क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है और ऑक्सीजन गैस इसमें निकलती है। ये हैलोजन के साथ में इसकी क्रिया हो गई। इसके बाद हम बच्चों आगे इसके और दूसरे गुणों को देखेंगे। इसके बाद हम आगे का अध्याय में पानी की कठोरता के संबंध में पढ़ेंगे। धन्यवाद।